हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। आज सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछला जो टॉपिक था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर था। आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग करेंगे। तो पहले फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? तो मेंडलीफ। क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ को कहा जाता है। The arrangement of the known elements in certain groups in such a way so that the elements with similar properties are grouped together is known as classification of elements। वही है कि जितने भी एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट इस तरह से कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, मतलब समान गुण वाले जो भी एलिमेंट्स है वो एक साथ ग्रुपिंग हो जाए, तब हम उसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं उसको। ठीक है ना, मतलब एक जैसे गुण वाले सारे एलिमेंट्स एक जगह हो, ठीक है ना, पैटर्न में हो, तब उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। अब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसका जेनेसिस क्या है? मतलब इसका वही अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया था उसको देखेंगे। लावोजियर, तो लावोजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लावोजियर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया एलिमेंट्स का, किसमें? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। दूसरा है डोवेर्नायर ट्रायड्स। इन 1829 डोवेर्नायर, a German chemist, arranged certain elements with similar properties in groups of three in such a way that the atomic mass of the middle element was nearly the same as the average atomic mass of the first and third elements। ये जो डोबरनायर ट्रेड्स में हम लोग क्या देखेंगे कि डोबरनायर नाम के एक साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरह से, तीन तीन के ग्रुप बनाया, जिसमें कि बीच वाला जो एलिमेंट था उसका जो मास होगा वो पहले और तीसरे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। वही जो ट्रायड में, जैसे कि इन्होंने लिथियम को लिया, सोडियम को लिया और पोटाशियम को लिया। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, सोडियम का 23 और पोटाशियम का 39। तो ये सोडियम का जो मास होगा वो ये दोनों के एवरेज के बराबर होगा, तो 39 + 7 डिवाइडेड बाय 2, ये 23 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही है कि इसमें बीच वाला का जो परमाणु भार होगा, मास होगा, वो बराबर होगा लिथियम और पोटाशियम के। बट ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी कवर्ड अंडर ट्रायड्स। लेकिन ये जो इन्होंने नियम दिया, इसके अंदर कुछ ही एलिमेंट्स आ पाए, सारे पर ये फिट नहीं हुआ। अब अगला जो है नियम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें क्या है? इन 1866 जॉन न्यूलैंड, एन इंग्लिश केमिस्ट, proposed the law of octaves by stating that when elements are arranged in order to increasing atomic masses, every eighth element has properties similar to the first, just like musical notes। वही 1866 में एक जॉन न्यूलैंड नाम के एक केमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब भी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके एटॉमिक मास के अनुसार, इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार, तब हर एक 8वां एलिमेंट जो है वो पहला से मेल खाता है, उसके प्रॉपर्टी जो है पहला के जैसा ही दिखता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से जो म्यूजिकल नोट्स में देखने को मिलता है, सारे ग पा धा नि सा, ठीक है ना, उसके जैसा। बट दिस जनरलाइजेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज इट कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 40। इसमें भी कुछ खामियां आई। खामियां ये आई कि ये केवल 40 एलिमेंट तक ही सीमित रहा। ठीक है ना, जिसका एटॉमिक मास 40 था उतना ही तक ये सीमित रहा। अब अगला जो नियम है उसमें क्या है? लोथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व।
इसमें क्या है? In 1869, Lothar Meyer plotted a graph between atomic volume of elements and their atomic mass, and he pointed that the elements with similar properties occupy similar position in the curve. ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बनाया किसके बीच? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच, और उन्होंने पाया कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टीज समान हो, वो ऑक्युपाई करता है सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। मतलब जो वो उन्होंने कर्व बनाया था, जो वो ग्राफ बनाया था, वो सेम पोजीशन लेता है, सिमिलर पोजीशन लेता है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सारे। अब आगे है मेंडली पीरियोडिक लॉ में। मेंडली पीरियोडिक लॉ में क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बहुत ही बार बार आता है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है या फिर पीरियोडिक जो लॉ है वो बेस्ड होता है किस पर? एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक मास पर। तो हम लोग क्या देखेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? एटॉमिक मास। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो बेस्ड होता है एटॉमिक मास पर। ठीक। Mendeleev arranged the elements known at the time in increasing order of atomic masses and the arrangement was periodic table। वही इन्होंने, मेंडलीव नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके बेसिस पर? तो उनकी एटॉमिक मासेस के अनुसार। मतलब पहले कम वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से उन्होंने अरेंज किया। ये याद रखिएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर आधारित होता है? वो बेस्ड होता है एटॉमिक। ऑप्शन में आता है एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, फलाना ठिकाना, ये सब आता है। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में हॉरिजेंटल जो लाइन होता है उसको पीरियड बोला, और वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोला। ठीक है। जो इस तरह से जो लाइनें था उसको उन्होंने पीरियड बोला मेंडलीव जी ने, और जो इस तरह से था उसको उन्होंने ग्रुप बोला। ठीक। अब आते हैं हम अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने थे? 7 थे। ग्रुप कितने थे? 9 थे। याद रखिएगा ये लोग। अब अगला है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसको कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय मोज़ले। मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया था? मोज़ले के द्वारा। अकॉर्डिंग टू मोज़ले के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखिए ये बहुत, दोनों दोनों जो लास्ट वाला हम लोग पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंडलीव में क्या हम लोग देखे देखे थे कि वो एटॉमिक मासेस पर, मतलब परमाणु भार पर आधारित था। लेकिन ये जो है मोज़ले पीरियोडिक टेबल, तो ये जो है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के है जो कि मोज़ले द्वारा दिया गया था, ये आधारित होता है एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने थे? तो 7 थे, और ग्रुप 18 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड एज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा है वो? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है ना? इस तरह से रहता है ना, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे पूरा भी इधर बढ़ेगा। शुरू वाला जो रहता है उसको एस ब्लॉक होता है, लास्ट में पी ब्लॉक, फिर बीच में जो रहता है डी ब्लॉक होता है, और सबसे नीचे एफ ब्लॉक रहता है। ठीक है ना? उतना स्पेस नहीं है इसमें, रफ आइडिया दे दिया हमने। अब आगे देखिए। इस ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। इस ब्लॉक में क्या क्या रहता है? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको याद रखेंगे। पी ब्लॉक में
चैल्कोजेन, पिकोजेन, हैलोजेन एंड इनर्ट गैस। मतलब ये 4 होता है। चैल्कोजेन में आ जाएगा आपका अम, जैसे होता है ना ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, ये जो है आपका पी ब्लॉक में आ जाएगा। इनर्ट गैस में क्या-क्या आता है? तो इसको एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ये नेता और कर्मचारी जीते सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जीते रहो, रेडॉन। ठीक है, ये एक ट्रिक है इनर्ट गैस याद करने का। ये नेता और कर्मचारी जीते रहो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक, हैलोजन में क्या आता है? तो हैलोजन में जितने भी नमक वाली फैमिली हैं वो हैलोजन में आता है। हैलोजन में आता है। फिर कल बाहर आई आंटी, एफ, देखिए इसका ट्रिक होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये हैलोजन फैमिली में आते हैं, ये याद रखिएगा। पी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, वो बीच में आता है। एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे ये प्रॉपर्टीज देखते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है कहाँ तक, टू द आउटर सेल, मतलब बाहरी सेल तक जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, however it may be expressed in three different forms, um, कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वेंडर वाल रेडियाई। कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक रेडियस है वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इट में भी एक्सप्रेस, उसको 3 अलग अलग उसका फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। कौन कौन सा वो फॉर्म है? तो कोवैलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई और वेंडरवाल रेडियाई। ये ऑर्डर पूछता है परीक्षा में कि तीनों का ऑर्डर क्या है, तीनों में से कौन सा सही है। मतलब 3 ऑप्शन दे देगा, 4 अलग अलग सजा के, उसमें पूछेगा कौन सही है। तो ये याद रखेंगे, वेंडर वाल रेडियाई जो है सबसे ज़्यादा होता है, मेटालिक, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियाई, फिर और कोवेलेंट रेडियाई, 3 नंबर पर देगा। अब आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट exerts its influence on the electron cloud is called ionic radii। वही इफेक्टिव जो प्रभावी दूरी होता है किसी भी आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से अप टू विच इट्स exerts its influence on the electron, मतलब जहाँ तक यह अपना प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन पर छोड़ता है, exerts करता है, उसको आयोनिक रेडियाई बोलेंगे। ये याद रखेंगे, एनायोनिक रेडियाई जो होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है एटॉमिक रेडियाई से, और ये बड़ा होता है कैटायनिक रेडियाई से। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे कि Cl माइनस, ये हो गया आपका एनायनिक रेडियाई। इसका जो है ये बड़ा होगा एटॉमिक रेडियाई, एटम क्लोरीन हो जाएगा, ये बड़ा होगा Cl। ठीक है ना, मतलब कोई भी यहाँ प्लस वाला ले लेंगे तो 17 हुआ, तो इसको हम ले लेते हैं। समझ पा रहे हैं ना, मतलब माइनस वाला, फिर जो नेचुरल फॉर्म में आता है, फिर प्लस वाला, इस तरह से। ये
अब आगे आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है कहाँ से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब जो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है उससे रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन को जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्वेश्चन पूछता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है या घटता है। तो लेफ्ट से राइट जब जाने पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बढ़ता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछता है तो ये भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वही जो आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी जो है लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। तीनों जो है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एटॉमिक रेडियाई के बारे में पूछा जाता है तो वो भी लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई जो है घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी of its atom for a shared pair of electron in a chemical bond is called electronegativity। वही कह रहा है कि जो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी होता है किसी भी एटम के फॉर ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी केमिकल बॉन्ड में, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है। ये फार्मूला मतलब जो कोई खास नहीं है, इससे नहीं क्वेश्चन, बस यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है घटता है, कोई चेंजिंग नहीं आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर हमेशा घटता है। तीनों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब आ जाते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। वही जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयोनिक कंपाउंड मतलब एक मोल के फॉर्मेशन में आयोनिक कंपाउंड के एक मोल के फॉर्मेशन में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। अगला है हाइड्रेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड इनटू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन नाम में ही है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब पानी, मतलब ये पानी से संबंधित होगा। इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक मोल को डिसोल्यूशन में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। ये आगे देखिए क्या है कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो तब वो कंपाउंड जो है वो पानी में माने घुलनशील होगा, मतलब सॉल्युबल
होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन मतलब यहाँ से भी आता है कि हाइड्रोजन एनर्जी अगर ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से तो कंपाउंड का क्या होगा वो डीजल होगा, सोलूबल होगा कि नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से जब हाइड्रोजन एनर्जी कम हो जाए लैटिस एनर्जी से तब जो कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। इस तरह से आज हम लोग पीरियोडिक टेबल को ख़त्म किए। इसमें से 3-4 वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वही जो हमने बताया कि एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट से राइट जाने पर अम, घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये तीनों चीज़ जो है लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर ये घटता है तीनों, ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ठीक है? आशा करते हैं कि बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू।